हर देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे पल आते हैं जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं, इंसानों के दिलों में दर्ज हो जाते हैं। भारत के लिए 1992 वही साल था जब करोड़ों लोगों ने शेयर बाजार की चकाचौंध के पीछे छिपा एक गहरा अंधेरा देखा। जब यह एहसास हुआ कि हम जिन कंपनियों, जिन चेहरों और जिन संस्थानों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वो दरअसल हमारी ही उम्मीदों से खेल रहे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसने सपनों को बेचकर दौलत बनाई और उस दौलत को एक मायाजाल की तरह पूरे सिस्टम में फैला दिया। नाम था हर्षद मेहता। हर्षद एक आम गुजराती लड़का जिसने बचपन गरीबी में गुजारा, लेकिन आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने की चमक थी। क्लर्क की नौकरी से शुरुआत की, शेयर बाजार की भीड़ में धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, और फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा देश उसके नाम से हिलने लगा। लोग कहते थे, अगर हर्षद किसी स्टॉक को छू दे तो वो सोना बन जाता है। वो टीवी पर आता, अखबारों में छपता, सफेद कपड़े पहनता, लग्जरी कारों में चलता, और लोग आंखें बंद करके उसमें भविष्य देख लेते। लेकिन सवाल ये नहीं था कि हर्षद ने पैसे कैसे कमाए। सवाल था कि उसने किस कीमत पर कमाए और किन दरवाजों से वो अंदर घुसा। 1980 के दशक के आखिर में भारत की अर्थव्यवस्था एक नए रास्ते पर चलने की तैयारी कर रही थी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये शब्द अब नीतियों में गूंजने लगे थे। लेकिन आम आदमी को सिर्फ ये समझ आया कि शेयर बाजार एक नई उम्मीद है जहां कम समय में ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। हर्षद ने इस भावना को समझा और उसे ही अपना हथियार बना लिया। उसने बैंकिंग सिस्टम में एक कमजोरी पकड़ी, बीआर यानी बैंक रिसीट्स। ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो दो बैंकों के बीच सरकारी सिक्योरिटीज के लेन देन के सबूत होते हैं। हर्षद ने इन्हीं बीआर्स का फर्जी खेल शुरू किया। असली में कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन बीआर जारी कर दिए जाते थे और उन बीआर्स के बदले बैंक हर्षद को करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर देते। वो पैसे सीधे शेयर बाजार में लगते, वही कंपनियां जिन्हें हर्षद पहले से टारगेट करता। शेयरों की कीमतें बढ़ती, माहौल बनता, लोग झुंड में पैसा लगाने लगते, और जब सबके पैसे अंदर आ जाते तब हर्षद बाहर निकल जाता भारी मुनाफे के साथ। आम लोगों को लगता कि ये तो जीनियस है, कि ये तो बाजार का भगवान है, कि जहां ये जाएगा वही पैसा बनेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि ये सब एक कांच का महल है जो एक झटके से टूट सकता है। और वो झटका आया एक महिला पत्रकार के जरिए। सुचेता दलाल, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर। उसे किसी बैंक अधिकारी से जानकारी मिली कि एक बैंक ने एक बेहद बड़ी राशि बिना किसी सिक्योरिटी के दी है, और वो नाम था हर्षद मेहता। सुचेता ने तहकीकात शुरू की, दस्तावेजों की पड़ताल की, बैंक अधिकारियों से सवाल पूछे, लेकिन हर जवाब एक दीवार से टकरा जाता। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा, द ग्रेट बैंक स्कैम, जिसमें पहली बार खुलासा हुआ कि हर्षद मेहता ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए उठाए हैं, वो भी फर्जी बीआर्स के जरिए। देश सन्न रह गया। जो आदमी कल तक स्टार था, आज वो एक अपराधी के रूप में देखा जाने लगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हाहाकार मच गया। लोग अपनी कमाई को बचाने के लिए टूट पड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लाखों लोगों की जमा पूंजी, रिटायरमेंट फंड, बच्चों की पढ़ाई के पैसे सब डूब चुके थे। सरकार जागी, सीबीआई को लगाया गया, एसईबीआई ने कार्रवाई शुरू की, आरबीआई ने भी जांच बैठाई, और अब हर्षद के खिलाफ पूरा सिस्टम एकजुट होने लगा। लेकिन हर्षद चुप नहीं बैठा। उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल से भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि उसने एक केंद्रीय मंत्री को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ये एक और धमाका था। अब ये मामला सिर्फ स्टॉक मार्केट घोटाला नहीं रहा, अब ये राजनीति तक जा पहुंचा था। संसद में तूफान उठा, पक्ष विपक्ष में बहस छिड़ गई। लोग टीवी पर, रेडियो पर
अखबारों में बस इसी एक नाम को सुन रहे थे, हर्षद मेहता। लेकिन उस भीड़ में एक और सवाल उठ रहा था, क्या ये सिर्फ एक इंसान की कहानी है या पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है? सीबीआई की जांच गहराई तक पहुंचने लगी और खुलासा हुआ कि सिर्फ हर्षद नहीं, कई बैंक अफसर, ब्रोकर्स और यहां तक कि कुछ राजनीतिक चेहरे भी इस खेल में शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे नाम बड़े होते गए, कार्रवाई धीमी पड़ने लगी। कुछ केस कोर्ट में लटक गए, कुछ गवाह चुप हो गए और कुछ चेहरे कभी सामने आए ही नहीं। पर हर्षद की कहानी यही खत्म नहीं हुई। जेल से छूटने के बाद उसने फिर कोशिश की। उसने कहा, मुझे दोबारा काम करने दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैंने कोई धोखा नहीं किया। लेकिन अब बाजार उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तबीता मुग्ध में चलते रहे और 2001 में हर्षद की मौत हो गई, एक दिल के दौरे से। उसके साथ ही एक अध्याय खत्म हो गया। लेकिन उस अध्याय की छाया कभी पूरी तरह गई नहीं, क्योंकि असली सवाल अब भी बाकी था। क्या यह घोटाला कभी हो सकता था अगर सिस्टम मजबूत होता? क्या एक अकेला इंसान इतना बड़ा खेल खेल सकता था अगर बाकी लोग आंखें मूंदकर साथ ना चलते? या फिर क्या हमने ही उसे इतना बड़ा बनने दिया क्योंकि हम भी उसकी सफलता में अपनी उम्मीदें देख रहे थे? जिस दिन हर्षद मेहता की पोल खुली, वो सिर्फ एक आदमी का पतन नहीं था, वो एक युग के अंत जैसा था। लेकिन जैसे जैसे देश उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था, एक नई परतें खुलनी शुरू हुई और तब समझ आया कि ये घोटाला जितना बाहर से दिखता था, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। सीबीआई ने तेजी से जांच शुरू की। अलग अलग बैंकों के रिकॉर्ड खंगाले गए। ब्रोकर्स, बैंकरों और सरकारी अधिकारियों से पूछताछ की गई और धीरे धीरे सामने आने लगा कि यह सिर्फ हर्षद की चाल नहीं थी। कई बैंक कर्मचारी जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे थे। कुछ ने तो फर्जी बीआरस पर हस्ताक्षर भी किए थे, जानते हुए कि उनके पास असली सिक्योरिटीज नहीं थी। यहां एक बात समझनी जरूरी है, सिस्टम में अगर एक इंसान गलती करता है तो वो गलती होती है, लेकिन जब पूरा सिस्टम ही गलती को नियम मान लेता है तो वो एक गहरी साजिश बन जाती है। हर्षद मेहता ने लूपहोल्स का फायदा उठाया, लेकिन वो लूपहोल्स एक दिन में नहीं बने थे। वो सालों की लापरवाही, ढीले नियमों और मौन सहमति का नतीजा थे। रिजर्व बैंक, जो देश की सबसे बड़ी निगरानी संस्था है, वो तक इस सब में देर से जागा, और जब तक वो जागा तब तक लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, एक एक करके कई नाम सामने आने लगे और हर नाम के साथ लोगों का भरोसा और टूटा। जिन्हें वो आदर्श मानते थे, जो टीवी पर अर्थव्यवस्था की बातें करते थे, जो बैंकों के चेयरमैन थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक थे, उन सब के चेहरे पर एक नकाब उतर रहा था। लेकिन घोटाले की सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी कि पैसे चोरी हुए। सबसे खतरनाक बात यह थी कि लोगों ने अपने सपनों को चोरी होते देखा। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लगाए थे, किसी ने बेटे की पढ़ाई के लिए, किसी ने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए, और अब वो सब सिर्फ कागज पर रह गया था। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई शुरू हुई, लेकिन हमारे देश में न्याय की रफ्तार बहुत धीमी होती है। केस सालों तक खिंचता गया और इस बीच हर्षद जेल और बेल के बीच झूलता रहा। लेकिन उस समय कुछ और भी हो रहा था। जब एक पुराना राजा गिरता है तो उसकी जगह लेने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है, और इस बार वो खिलाड़ी था केतन पारेख। केतन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करता था, कैमरों से दूर रहता था, लेकिन दिमाग उससे भी तेज था। उसने हर्षद की पूरी रणनीति को पढ़ा, समझा और फिर उसी खेल को एक नई चाल में दोहराया। लेकिन एक फर्क था, हर्षद ने सरकारी बैंकों को इस्तेमाल किया था, केतन ने सहकारी बैंकों को चुना, खासतौर पर माधवपुरा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को। उसने कुछ चुनिंदा कंपनियों में पैसा लगाना शुरू किया, जैसे हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, ग्लोबल टेली, DSQ सॉफ्टवेयर
ये वो कंपनियां थी जो उस दौर में नई तकनीक का चेहरा थी। और फिर इन कंपनियों को ऐसा प्रचार मिला, ऐसा माहौल बना कि हर निवेशक को लगा भविष्य यही है। इन्हें कहा गया कि द स्टॉक्स, यानी केतन की पसंदीदा कंपनियां। केतन ने म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और दूसरी बड़ी संस्थाओं को इन कंपनियों में निवेश करने को तैयार किया। एक बार जब पैसा आने लगा तो कीमतें चढ़ने लगी और फिर वही चक्र शुरू हुआ। आम आदमी को लगा कि यहां असली कमाई है और वो भी कूद पड़ा। लेकिन पीछे क्या चल रहा था? केतन माधवपुरा बैंक से बड़े बड़े लोन ले रहा था और उन पैसों को बाजार में डाल रहा था। फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन कर रहा था और एक आभासी मुनाफा दिखाकर मार्केट को ऊपर धकेल रहा था। यह सब 1999 से 2001 के बीच हुआ और यह वही दौर था जब दुनिया में .com बबल बन रहा था। भारत में भी निवेशकों को लगने लगा था कि यह डिजिटल युग का नया सूरज है। लेकिन सूरज की चमक के पीछे छाया बहुत गहरी थी। 2001 में यूनियन बजट से ठीक पहले एक भारी गिरावट आई और इसके साथ ही केतन का खेल उजागर होने लगा। माधवपुरा बैंक की हालत खराब हो गई। निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया और बैंक की सच्चाई सामने आने लगी। सीबीआई ने फिर एक बार जांच शुरू की। आरबीआई ने माधवपुरा बैंक पर रोक लगाई और कुछ ही हफ्तों में साफ हो गया कि केतन ने करीब 1300 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी। अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही थी। गिरफ्तारी, जांच, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट और आम आदमी फिर से ठगा सा देख रहा था। पर इस बार फर्क था। हर्षद के समय में लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन केतन के दौर में लोग ज्यादा जागरूक हो चुके थे। उन्हें पता था कि अब सिस्टम में खामियां हैं और वो सवाल पूछने लगे थे। एसईबीआई ने केतन पर बैन लगाया, कोर्ट ने सजा दी और उसके बाद से केतन कभी पहले जैसे नहीं उभरा। लेकिन क्या इससे सबक मिला? क्या हम आगे ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे? या फिर कोई तीसरा नाम किसी नए रूप में फिर से हमारे भरोसे को तोड़ेगा? जब भी कोई घोटाला सामने आता है, लोग गुस्से में भर जाते हैं। टीवी पर बहसें होती है, सरकारें बयान देती है और 1-2 साल तक मामला गर्म रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? लोग भूल जाते हैं, सिस्टम फिर से सुस्त हो जाता है और उसी ढीली दीवार में कोई नया सुराग बन जाता है। 1992 और 2001 के घोटाले ने देश को झकझोर दिया था। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच एक बात समान थी। लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल हुआ, नियमों को तोड़ा गया और सच्चाई को इतने परतों में छुपाया गया कि जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इन घटनाओं को सिर्फ खबर की तरह नहीं देख रहे थे, वो इसे चेतावनी की तरह देख रहे थे, एक सबक की तरह जो आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाया जाना चाहिए। एक सवाल बार बार उठा, क्या आम आदमी को समझ है कि पैसा कैसे काम करता है? बैंक कैसे चलते हैं? शेयर कैसे ऊपर नीचे होते हैं? बाजार के पीछे कौन सी ताकतें होती हैं? शायद नहीं। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सुनकर, देखकर, दूसरों को देखकर निवेश करते हैं। हमें नहीं पता होता कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं वहां पारदर्शिता है या नहीं। हर्षद और केतन जैसे लोग इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। वो न सिर्फ सिस्टम को चकमा देते हैं बल्कि हमारे भरोसे को भी खरीद लेते हैं। इसलिए जब सरकारें चेतावनी देती है कि बाजार जोखिम भरा है, वो कोई औपचारिक बात नहीं होती, वो एक सच्चाई होती है। इन घोटालों के बाद कुछ सुधार जरूर हुए। एसईबीआई ने नई गाइडलाइंस निकाली, म्यूचुअल फंड्स के नियम सख्त किए गए, बीआरस का दुरुपयोग रोका गया और तकनीकी निगरानी को बढ़ाया गया। लेकिन फिर भी क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि आज का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है? क्योंकि ये सिर्फ कागजी सुधार होते हैं। असल बदलाव तब आता है जब मानसिकता बदलती है, जब सत्ता में बैठे लोग सच में जवाबदेह बनते हैं और जब आम आदमी खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। घोटालों की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। बाजार में एक अजीब सी बात होती है।
जैसे ही एक चोर पकड़ा जाता है, दूसरा चुपचाप तैयारी शुरू कर देता है। एक पुराने चेहरों की राख से नया चेहरा उठता है और खेल नए नामों से फिर शुरू हो जाता है। 2000 के बाद जैसे जैसे इंटरनेट आया, शेयर बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ी, डीमैट अकाउंट्स आम हुए और निवेशकों की संख्या लाखों से करोड़ों तक पहुंच गई। अब हर स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन था जिससे कोई भी शेयर खरीद सकता था, बेच सकता था, रातों रात करोड़पति बन सकता था या कंगाल। लेकिन इसी डिजिटल क्रांति ने एक और खतरा पैदा किया, भ्रम। सोशल मीडिया पर फर्जी टिप्स, यूट्यूब चैनलों पर पक्का फॉर्मूला, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इनसाइडर खबरें, ये सब एक नया जाल बुनने लगे। लोगों को लगा कि अब उन्हें किसी हर्षद या केतन की जरूरत नहीं, अब वो खुद ही एक्सपर्ट है। लेकिन सच्चाई ये है, हर नया दौर अपने साथ एक नया जाल लाता है। घोटाले अब पहले जैसे बड़े अखबारों में नहीं छपते, वो छोटी छोटी खबरों के रूप में सामने आते हैं। कभी किसी कंपनी के अचानक डूबने में, कभी किसी बैंक के लोन डिफॉल्ट में, कभी किसी स्टार्टअप के फंडिंग फ्रॉड में। और आम आदमी आज भी उस पुराने भरोसे के सहारे जी रहा है। सरकार देख रही होगी, बैंक तो सुरक्षित है, इतनी बड़ी कंपनी कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन यही भरोसा सबसे बड़ा धोखा बन जाता है, क्योंकि हकीकत यह है, सिस्टम तभी तक काम करता है जब तक हम उससे सवाल पूछते रहते हैं। जैसे ही हम आंख मूंद लेते हैं, वो ढहने लगता है। और यही वो जगह है जहां द स्कैम सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना बन जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा चमकदार नहीं होती, वो अक्सर उन कोनों में छुपी होती है जहां कोई देखना नहीं चाहता। हर्षद की कहानी एक आदमी की नहीं थी, वो उस लालच की कहानी थी जो हमारे भीतर छुपा है। केतन की कहानी एक फ्रॉड की नहीं थी, वो उस कमजोरी की कहानी थी जो सिस्टम में छुपी थी। और अब जो कहानी हम जी रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी की कहानी है। क्या हम फिर से किसी नए चेहरे के बहकावे में आएंगे, या अब हम सीख चुके हैं? क्या हम बाजार को सिर्फ मुनाफे की जगह समझते रहेंगे, या अब हम उसमें पारदर्शिता की मांग करेंगे? हर घोटाला एक जख्म देता है, लेकिन अगर हम उससे कुछ सीखे नहीं, तो वो घाव हमेशा के लिए नासूर बन जाता है। भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहां जब एक आदमी अचानक करोड़ों में खेलने लगता है, तो वो लोगों की नजरों में भगवान बन जाता है। लेकिन भगवान बनने का ये सपना सिर्फ सपनों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ये सपना बहुत भारी पड़ता है। हर्षद मेहता और केतन पारेख की कहानियों ने ये साबित किया कि भारत का वित्तीय तंत्र जितना मजबूत दिखता है, उतना है नहीं। और जब उस पर भरोसा टूटता है, तो उसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं, लोगों की आत्मा पर पड़ता है। हजारों लोगों ने उस घोटाले में सब कुछ खो दिया, सिर्फ पैसे नहीं, भरोसा, उम्मीद और भविष्य भी। ऐसे में सवाल उठता है, हमने सीखा क्या? क्या सिर्फ हर्षद या केतन को जेल भेज देना काफी था, या फिर हमें पूरे सिस्टम को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत थी? क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन कहानियां वही रहेंगी। अब आप सोचिए, इतने बड़े घोटाले के बावजूद क्या देश में वित्तीय जागरूकता बढ़ी? क्या लोगों ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया? क्या निवेश करने से पहले लोग अब रिसर्च करते हैं? कुछ लोग जरूर बदले, लेकिन बहुत बड़ी आबादी अब भी पुराने धर्रे पर चल रही है। अभी भी अगर किसी YouTube चैनल पर कोई कह दे, इस स्टॉक में 10 गुना रिटर्न मिलेगा, तो हजारों लोग बिना सोचे समझे उसमें पैसे डाल देते हैं। अभी भी जब कोई दोस्त कहता है, मुझे अंदर की खबर है, तो हम आंख बंद करके मान लेते हैं। अभी भी जब कोई कंपनी चमकदार ऑफिस दिखाती है, बड़ी वेबसाइट बनाती है, टीवी पर विज्ञापन देती है, तो हमें लगता है अब तो ये भरोसेमंद है। लेकिन क्या भरोसा करने से पहले हमने कभी ये पूछा कि ये पैसा कहां से आ रहा है, किस आधार पर वादे किए जा रहे हैं, कौन सा रेगुलेटर इसे देख रहा है? हम सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, प्रोसेस को नहीं देखते।
और यही गलती होती है। इस घोटाले के बाद भी कई बार बाजार हिला है, चाहे वो 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या 2018 में एलायंस का डिफॉल्ट, या फिर 2020 में येस बैंक का डूबना। हर बार आम आदमी को झटका लगा है। हर बार वही लोग प्रभावित हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह पर लगाया था, लेकिन शायद सही सवाल नहीं पूछे। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ घटना को याद न रखें, हम उसकी जड़ों को पहचानें। हर्षद का उदय क्यों हुआ? क्यों उसे कोई रोक नहीं पाया? क्यों उसका घोटाला कई साल तक छुपा रहा? इन सवालों के जवाब में ही वो शिक्षा छुपी है जो अगली पीढ़ी को बचा सकती है। आजकल कई स्कूलों में फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जा रही है। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन सिखाना काफी नहीं। जागरूकता का हिस्सा बनाना जरूरी है। बच्चों को ये समझाना होगा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसे हम हेल्थ को लेकर सजग रहते हैं, वैसे ही फाइनेंस को लेकर भी रहना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर शाइनी चीज गोल्ड नहीं होती, हर तेजी मुनाफा नहीं देती, हर एक्सपर्ट सही नहीं होता, और हर कहानी का एक छुपा चेहरा होता है। आज भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन रहे हैं, विदेशी निवेश आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर सिस्टम की नींव कमजोर रही तो एक छोटी सी दरार भी सब कुछ गिरा सकती है। हमें खुद से, अपने बच्चों से, अपने समाज से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम तैयार हैं? क्या हमें मालूम है कि पैसा कैसे काम करता है? क्या हम जानबूझकर आंखें मूंद रहे हैं, या अब हम सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? द स्कैम सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये वर्तमान की चेतावनी और भविष्य का आईना है। और अगर हमने इस आईने में झांककर अपने आप को नहीं बदला, तो अगला हर्षद या अगला केतन सिर्फ एक समय की बात है। क्योंकि लालच कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। हर इंसान के भीतर एक विश्वास होता है कि सिस्टम उसे सुरक्षित रखेगा। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जब हम अपने भविष्य के लिए किसी निवेश योजना में पैसा लगाते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि कोई न कोई देख रहा है, समझ रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब घोटाले होते हैं तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो होता है ये विश्वास। द स्कैम की कहानी में सिर्फ घोटाले की रकम नहीं थी, उसमें छुपा था वो दर्द जो लाखों भारतीयों ने एक साथ महसूस किया था, बिना आवाज के, बिना विरोध के, बस चुपचाप सहते हुए। क्योंकि इस देश में सबसे आसान काम है आम आदमी को चुप कराना। वो कोर्ट में नहीं जाता, वो एफआईआर नहीं करता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाता, वो सिर्फ एटीएम की लाइन में खड़ा होता है, या फिर अखबार की आखिरी लाइन पढ़ता है, बैंक डूब गया। और सबसे दर्दनाक बात यह है, वो अगली बार फिर से भरोसा करता है। शायद यही सबसे बड़ा स्कैम होता है, बार बार भरोसे का दोहन। जब केतन पारेख का केस खुला था तो लोगों को एक डेजा व्यू हुआ, अरे ये तो वही कहानी है, बस नाम बदला है। कुछ समय तक अखबारों में हेडलाइन चली, न्यूज चैनलों पर डिबेट हुई, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। और फिर किसी ने नहीं पूछा वो हजारों निवेशक कहाँ गए जिनका पैसा डूब गया था। सीबीआई की फाइलें मोटी होती गई, लेकिन इंसाफ की चाल धीमी बनी रही। एक रिपोर्ट के अनुसार हर्षद मेहता से जुड़े करीब 70 केस कोर्ट में दर्ज हुए थे, और कई मामलों में तो न्याय तब मिला जब आरोपी या गवाह मर चुके थे। क्या यही सिस्टम है जिस पर हम गर्व करते हैं? कभी आपने सोचा कि अगर कोई घोटाला आपके साथ हो जाए तो आप क्या कर पाएंगे? क्या आपके पास इतना समय, पैसा और जानकारी है कि आप कोर्ट तक जाएं? या आप भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप सब खोकर जिंदगी फिर से शुरू कर देंगे? द स्कैम हमें एक और सच बताता है कि सिर्फ चोर नहीं, चुप रहने वाले भी जिम्मेदार होते हैं। हर वो अधिकारी जिसने समय रहते सवाल नहीं पूछा, हर वो बैंक जिसने नियमों की अनदेखी की, हर वो संस्थान जिसने चुप्पी को सहमति समझा, सब इस घोटाले के साझेदार थे। और अब अगर हम चाहते हैं कि आगे ऐसा न हो,
तो हमें भी सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी मेहनत की कमाई को किसी और के हवाले करता है। द स्कैम हमें सिखाता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट सबसे बड़ी भूल होती है। अब समय है आंख खोल कर देखने का, जानने का, समझने का, सवाल पूछने का। क्या आप जानते हैं कि आपका बैंक कहाँ पैसा लगा रहा है? क्या आपको पता है कि आपका म्यूचुअल फंड किस कंपनी में निवेश कर रहा है? क्या आपने कभी SEBI की वेबसाइट पर जाकर किसी कंपनी का पिछला रिकॉर्ड देखा है? अगर नहीं, तो आपको अभी शुरुआत करनी चाहिए। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हर जानकारी सिर्फ एक क्लिक दूर है, लेकिन अगर हम उस क्लिक को न करें, तो ब्लेम सिर्फ सिस्टम पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि अब हम अनजान नहीं, आलसी हो चुके हैं। और आलस भी एक किस्म की सहमति होती है अन्याय के लिए। द स्कैम हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने समय रहते नहीं सीखा, तो अगली बार कहानी और भी खतरनाक होगी। क्योंकि अब घोटाले और होशियार हो चुके हैं, अब चेहरे और मासूम बन चुके हैं, अब भाषा और रिफाइन हो चुकी है, अब धोखा प्रोफेशनलिज्म की आड़ में आता है। इसलिए जागो, क्योंकि ये सिर्फ हर्षद की कहानी नहीं, हमारी भी है। घोटालों की कहानियां सिर्फ काले पैसों की नहीं होती, वो हमारी सामाजिक संरचना की कहानी होती है। उस धागे की कहानी जो टूटते टूटते भी सबको बांधे रखता है, उम्मीद। जब द स्कैम की कहानी शुरू हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक किताब से ज्यादा एक चेतावनी बन जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, वैसे वैसे साफ होता गया कि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक मानसिकता थी। और उस मानसिकता को बदलना सबसे मुश्किल होता है। आज जब हम ये सोचते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्यों बार बार घोटाले हो जाते हैं, क्यों भरोसा टूटता है, तो हमें ये समझना होगा कि बदलाव सिर्फ ऊपर से नहीं आता, बदलाव नीचे से आता है, अंदर से आता है। द स्कैम का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर आप अपने पैसे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई और उसका गलत फायदा जरूर उठाएगा। हमने देखा कि कैसे हर्षद ने ब्रोकरेज सिस्टम को तोड़ा, कैसे केतन ने बैंकिंग लूपहोल्स का फायदा उठाया, कैसे कई बड़े संस्थान सिर्फ तमाशबीन बने रहे। लेकिन हमने ये भी देखा कि सच चाहे जितना भी देर से सामने आए, वो आता जरूर है। और जब वो आता है, तो पूरी दुनिया की नजरें बदल देती है। अगर आज भी देश के किसी कोने में कोई बच्चा ये किताब पढ़ता है और फैसला करता है कि वो सिस्टम को समझेगा, उसे सुधारेगा, तो ये किताब सफल है। अगर कोई युवा ये तय करता है कि वो सिर्फ पैसे कमाने नहीं, समझदारी से निवेश करने सीखेगा, तो ये कहानी जिंदा है। अगर कोई आम इंसान अब ब्लाइंड ट्रस्ट की जगह सवाल पूछेगा, तो हर्षद की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा बन जाएगी। हर दौर में घोटाले हुए हैं, हर दौर में लालच जीता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस लालच की राख से जागते हैं और वो तय करते हैं कि अब खेल नहीं चलेगा। शायद आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। शायद आपको भी ये किताब इसलिए मिली है क्योंकि आपको किसी बड़ी गलती से बचाना था। शायद ये कहानी आपके लिए एक अलार्म है जो कह रही है, अब सोचना बंद करो, समझना शुरू करो, क्योंकि अब वक्त है समझदार बनने का, सवाल पूछने का, जिम्मेदारी लेने का। आपका पैसा, आपका भविष्य, आपकी मेहनत, कोई और उसकी कीमत तय नहीं कर सकता। आप तय कीजिए। द स्कैम सिर्फ अतीत की गलती नहीं है, वो भविष्य की चेतावनी है। इससे पहले कि अगला घोटाला आपकी जिंदगी में दाखिल हो, आप तैयार हो जाइए, जाग जाइए। अब बस एक बात याद रखिए, लालच हमेशा सबसे चमकीले कपड़े पहनता है, लेकिन उसके नीचे धोखा छुपा होता है। अगर आपको उस धोखे को पहचानना है, तो आपको खुद को बदलना होगा, ज्ञान से, जागरूकता से, और सबसे ज्यादा अपने आत्मविश्वास से। क्योंकि जब एक जागरूक नागरिक खड़ा होता है, तो 1000 घोटाले डर जाते हैं। अगर आपको ये कहानी कुछ सिखा गई हो, अगर आपके भीतर कुछ जागा हो, अगर आपने खुद से कोई सवाल किया हो,
तो इस आवाज को और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए